9वीं कक्षा के गणित विषय का अध्ययन हम करेंगे। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहली संख्या ये थी कि प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं का प्रारंभ 1 से होता है और वह अनंत तक चलती है, जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार अनंत प्राकृत संख्याएं होती हैं। फिर हमने देखा था कि अगर प्राकृत संख्याओं में आप 0 को शामिल कर लें तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। फिर 0 से धनात्मक दिशा में जितनी प्राकृत संख्याएं होती है, अगर हम उतनी संख्याएं ऋणात्मक दिशा में भी लें तो हमारे पास पूर्णांक आते हैं। फिर हमने पढ़ा था परिमेय संख्याएं और उन्हीं संख्याओं के बारे में ये प्रश्नावली है कि परिमेय संख्या की परिभाषा हमने ये देखी थी कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ p व q पूर्णांक हो तथा q का मान 0 के बराबर नहीं हो, वह सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब उसी से जुड़ी पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1। इसमें पहला सवाल ये है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। फिर हमें बताना है कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक है तथा q का मान 0 के बराबर नहीं। हमें ये बताना है कि 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। हम परिमेय संख्या की परिभाषा का दोहरान करते हैं, तो अगर हम किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिख पाएँ तो वह एक परिमेय संख्या होती है। हमें ये पता है कि अगर हम 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो हमेशा उत्तर में 0 ही आता है। तो इस प्रकार हम 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो कैसे, जैसे 0 को हम लिख सकते हैं 0 भाग। आप 0 के भाग में 0 के अलावा 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी मान रखेंगे तो आपके पास उत्तर 0 ही आएगा। इस प्रकार इसे हम लिख सकते हैं 0/7। तो यह 0 का ही एक रूप है, लेकिन इस बार क्या है कि p का मान तो है 0 तथा q का मान है 7। तो इस प्रकार हम 0 को एक परिमेय संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है तथा 0 बराबर 0/7। अब इसका दूसरा सवाल ये है, और ये हमने पिछले वीडियो में भी करना सीखा था। इस सवाल में क्या है कि आपको 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो हमने एक विधि सीखी थी और उसे ध्यान से याद करेंगे। एक चरण में है विधि कि इसमें पहला चरण क्या होता है कि हमें ये पता लगाना होता है कि हमें परिमेय संख्याएं जो ज्ञात कितनी करनी है। यहाँ हमें 6 ज्ञात करनी है, किसी सवाल में 3 ज्ञात करनी हो सकती है, तो किसी में 2 भी करनी हो सकती है। तो पहला कार्य ये है कि हम ये पता लगाएंगे कि हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो तरीका ये है कि इस 6 में हम 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो भाषा किस प्रकार लिखेंगे कि चूंकि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, अतः 6 + 1 = 7। अब जो 7 आया उसका कार्य ये है कि हमें जो संख्याएं दी गई है, यहाँ सवाल में आपको दी गई है 3 व 4 के बीच। इसी प्रकार कई सवालों में आपको 1 व 2 के बीच दे सकते हैं या 3 व 5 के बीच दे सकते हैं। और आगे एक सवाल ऐसा ही है, उसमें आपको एक भिन्न दे रखी है, तो उसमें भी यही तरीका हम काम में लेंगे। अब हमें क्या करना है कि जिस प्रकार देखो हमने 0 को p/q के रूप में लिखा, इसी प्रकार हम 3 को भी एक परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। यानी 3 को हमें लिखना है p/q के रूप में, लेकिन जो q का मान होगा वो कितना होना चाहिए हमारा 7। ठीक है, तो देखो इसे समझते हैं। अतः जो पहली संख्या है 3, इससे हम इस प्रकार लिखेंगे कि हर में 7 आ जाए। ठीक है, तो हर आया 7। अब आपको इसके अंश में एक ऐसी संख्या लिखनी है कि जिसमें हम 7 का भाग दें तो उत्तर 3 आ जाएं। तो आपको ये पता है कि वह संख्या होगी 21।
क्योंकि 21 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा हमारे पास 3। तो इस प्रकार हम 3 को लिख सकते हैं 21/7। अब यही कार्य करना है हमें 4 के लिए, ठीक है। जो 4 होता है वो बराबर होता है, हर को हमने लिखा 7। अब आपको अंश में लिखना है कि अंश में हम कितना लिखें कि उसमें 7 का भाग लगाएं तो आपके उत्तर 4 आ जाएं। तो वह संख्या होगी 28। अगर हम 28 में 7 का भाग दें तो आपके उत्तर आ जाने चाहिए 4। अब ये इसका पहला चरण यहाँ समाप्त होता है। अब दूसरा चरण क्या है कि अब हम इन संख्याओं का पता लगाएंगे कि वह संख्याएं कौन कौन सी है। तो हम लिखेंगे अतः 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। तो देखो आपको करना क्या है कि 21/7 है, ठीक है। 21/7 में अगर हम अंश में 1 जोड़ें तो वो हो जाएगा 22/7 का 7, ठीक है। तो ये 21/7 की अगली परिमेय संख्या है 22/7। इसी प्रकार 22/7 की अगली परिमेय संख्या हो जाएगी 23/7। इसी प्रकार अगली होगी 24/7। और हम इसी प्रकार आगे 3 परिमेय संख्याएं और लिख सकते हैं 25/7, 26/7 और 27/7। तो सभी p/q के रूप में हैं, इसलिए सभी परिमेय संख्याएं हैं। तथा 3 को हम 21/7 लिखते हैं, 4 को हम 28/7 लिख सकते हैं। और ये सारी संख्याएं 21 और 28 के बीच में ही हैं। तो ये दोनों संख्याएं 3 व 4 के मध्य ही ये 6 परिमेय संख्याएं होती है। पिछले सवाल में हमने ये देखा था कि हमें 3 व 4 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। जो अगला सवाल है तीसरा, वो ये है कि 3/5 व 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाषा वही रहेगी और जिस प्रकार संख्याएं बदली है उसी प्रकार संख्याओं का मान बदल जाएगा। हमें यहाँ 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे, 5 ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे चूंकि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है अतः 5 + 1 = 6। यानी अब हम जो पिछली बार 7 का प्रयोग कर रहे थे, यानी हर को 7 बनाने का प्रयास कर रहे थे, इस बार हम 6 लेकर हल करेंगे। लेकिन अंतर अब ये है कि पिछले सवाल में यहाँ आपको 2 पूर्ण संख्याएं दी गई थी कि उनके हर में 1 था, ठीक है। जो पिछला सवाल था वो ये था कि 3 व 4 के बीच था, तो हम 3/1 और 4/1 इन्हें लिख सकते थे। और अगर दोनों को 7 और 7 से गुणा करवाएं तो 7 × 21, 7 × 7, 21/7। इसी प्रकार इसे भी अगर दोनों को 7 और 7 से गुणा करें, क्योंकि पिछले सवाल में 7 आया था हमारे पास जब हमने 6 परिमेय संख्याओं के लिए उसमें 1 जोड़ा था। 7 × 4 = 28, 7 × 7। तो इसी गुण का हम प्रयोग यहाँ करेंगे। तो देखो, चूँकि 3/5 बराबर, अब अगर हम इसे 6/6 से गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ हमारे पास संख्या आई है 6, अगर हम इसे 6/6 से गुणा करें तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6/6 का मान 1 होता है और 1 को आप किसी भी संख्या से गुणा करवाएंगे तो उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ इसे गुणा करवाते ये आ गया 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30। छोटी कक्षाओं में हम इसे तुल्य भिन्न कहते हैं। छोटी कक्षाओं में हम जब तुल्य भिन्न ज्ञात करते थे तो यही करते थे कि पहले वाली को 2/2 से गुणा, फिर दूसरी वाली को 3/3 से गुणा, फिर आगे 4/4। इसी प्रकार हमें 6 चाहिए था तो हमने इसे 6/6 से गुणा कर दिया। वह 4/5 बराबर 4/5 गुणा, इसको भी 6/6 से गुणा करेंगे तो 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30, ठीक है। यहाँ हमारा दोनों भिन्नों का हर अब 30 हो गया, जो कि बराबर है, ठीक है। अब हम
5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे अतः 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। अगर दोनों भिन्नों का हर समान है तब हम 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर देंगे। पिछले सवाल में जो हम जिस तरीके से हमने ज्ञात किया था, यहाँ वो संख्या है हमारे पास 18/30 और दूसरी है 24/30। तो अगली संख्या हो जाएगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब इस सवाल के आप अनंत उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर आपका तरीका सही है और आपके उत्तर अलग आए हैं इससे, तो भी आपका सवाल सही होगा। अब इस प्रश्नावली का एक आखिरी सवाल बचा है, तो वो देखते हैं। चौथा सवाल ये है कि आपको नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनको आपको सत्य और असत्य बताना है और उसका कारण भी लिखना है। ये सवाल आपकी संख्याओं की समझ को जांच करने के लिए। इसमें आपको किन किन संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए? पहली तो है प्राकृत संख्याएं, आपको ये पता होनी चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। फिर दूसरी संख्या है पूर्ण संख्याएं, आपको ये पता होनी चाहिए कि पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं। फिर तीसरी संख्या है पूर्णांक, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। फिर चौथा है परिमेय संख्या। इन सब की परिभाषाएं आपको पिछले वीडियो और इस वीडियो में बताई गई हैं। अगर आपको वो याद नहीं है तो पहले वो याद करेंगे। ठीक है, फिर अब हम इस सवाल को देखते हैं। तो मैं यहाँ आपको साइड में लिख देता हूँ थोड़ा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। कि प्राकृत संख्याएं होती है 1, 2, 3 आगे। फिर अगले हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में 0 शामिल होकर आगे हो जाता है। फिर है पूर्णांक। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं होती हैं। फिर है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं p/q के रूप की होती है, यानी 1/2, 1/7, 5/1, 4/2 सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम पहली सत्य असत्य कथन की बात करते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, हमें ये देखना है कि जो प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी हर प्राकृत संख्या 0 के अलावा 1, 2, 3 होती है। ठीक है, और ये कि ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं में भी होती हैं। अगर 0 को छोड़ दें तो ये कि ये संख्याएं भी पूर्ण संख्याओं में होती है। तो इस प्रकार यह कथन सत्य कथन है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं सभी की सभी आपको पूर्ण संख्याओं में मिल जाएगी। ठीक है, उदाहरण आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब अगला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। अब देखो, हमें पूर्णांक और पूर्ण संख्या की तुलना करनी है। पूर्ण संख्या में देखा तो उसमें केवल धनात्मक संख्याएं हैं, लेकिन पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। तो हर पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे 7 एक पूर्णांक है, ठीक है, और 7 एक पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, लेकिन -4 एक पूर्णांक है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए 4 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि अगर आप इसे 4/1 के रूप में लिखोगे तो ये p/q का रूप हो जाएगा और यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और 4 एक पूर्ण संख्या भी है। लेकिन अगर हम बात करें प्रत्येक परिमेय संख्या की, प्रत्येक परिमेय संख्या में 1/3 भी शामिल होता है। जो 1/3 है वो एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि 1/3 पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होता है। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.1 पढ़ी। अब आपको इसे समझना है, चाहे आपको एक बार में वीडियो देखने पर समझ में आ जाए या आपको 2 बार देखना पड़े, लेकिन इन बातों को समझेंगे और आपको इन्हीं सवालों को घर पे दोबारा से हल करना है। और
व्हाट्सएप पर भेजने हैं, सबको भेजना अनिवार्य है।